नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कृष्णा सोपती के पूर्व के उपन्यासों में नारी की स्थिति भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछले वक्तव्य में हमने प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद समकालीन कुछ उपन्यासकारों के उपन्यासों से उदाहरण लेते हुए इस बात को समझने की कोशिश की थी कि उस समय के उपन्यासों में नारी की किन किन परिस्थितियों को उपन्यासकारों ने उद्घाटित किया। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम अब कुछ और उपन्यासकारों के उपन्यासों में वर्णित नारी जीवन की समस्याओं को देखने का प्रयास करेंगे और तदुपरांत इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्णा सोपती के उपन्यासों में नारी की क्या परिस्थितियां रहीं। अज्ञे ने अपने उपन्यासों में नारी को अपने पूर्व के उपन्यासों से अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। उनके उपन्यास शेखर एक जीवनी में शेखर जो नायक है वो क्रांतिकारी है और अपनी मौसेरी बहन शशि से प्रेम करता है, विवाह करना चाहता है, किंतु परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं बन पाती कि उनका विवाह हो सके। शेखर सामाजिक यौन शुचिता संबंधी मान्यताओं को भी अनदेखा करता है, खारिज करता है और सामाजिक दृष्टि से बहन के प्रति जिस प्रकार का प्रेम अनुचित समझा जाता है, उस प्रेम को भी स्पष्ट रूप से उजागर करने में संकुचित नहीं होता। वे कहता है, सबसे पहले तुम हो शशि, तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है। उसके लिए उसका और शशि का संबंध एक बहन भाई का संबंध ना होकर एक स्त्री और पुरुष का संबंध है और वहाँ जहाँ स्त्री उस विशेष पुरुष के प्रति एक ऐसा भाव रखती है या उसके जीवन में ऐसा स्थान रखती है जहाँ वो अपने व्यक्तित्व से, अपने चारित्रिक गुणों से उस पुरुष के जीवन में परिवर्तन ले आए। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में ताई अनपढ़ है, पति द्वारा परित्यक्ता है और निसंतान है। ऐसी स्त्री को समाज हे दृष्टि से देखता है, उसे अबला, बेचारी, किन किन आभूषणों से सजा दिया जाता है। कालांतर में उसका सामाजिक सांस्कृतिक उत्पीड़न, उदात्तीकरण और आदर्श में परिवर्तित होता उपन्यासकार ने चित्रित किया है। धर्मवीर भारती के लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा में लेखक के अनुसार प्रेम स्त्री पुरुष के मिलन का आधार है, इसलिए नैतिक है और नैतिक होने के साथ ही वो अश्लील नहीं हो सकता। अपने इस उद्देश्य को लेखक ने ताना, सत्तू, जमुना, लिल्ली इत्यादि के प्रेम प्रसंगों के माध्यम से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास बड़ी चंपा और छोटी चंपा, इस उपन्यास में उन्होंने वैश्या जीवन को उसकी यथार्थता और मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। हम बहुत सहज रूप में कह देते हैं कि वैश्याएं अपने जीवन में पैसा अधिक पाने की लालसा के कारण आती हैं,
किंतु ऐसा नहीं है। विवशता, एक ऐसी विवशता जो उन्हें मकड़ी के जाले की तरह अंदर ही अंदर घुटने के लिए विवश कर देती है। वो चाहकर भी उस जीवन से मुक्त नहीं हो पाती। इस नारकीय जीवन, इस दुखदाई जीवन, दयनीय शोचनीय अवस्था का जितना मार्मिक अंकन हमें बड़ी चंपा और छोटी चंपा उपन्यास में दिखाई देता है, वो निश्चित रूप से हमारी आंखें खोल देता है। उपन्यासकार का मत है कि केवल वैश्यालयों का उन्मूलन कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को इस जीवन में धकेल दिया जाता है, उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें कोई ऐसे कार्य में पारंगत कर दिया जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। अन्यथा वैश्याओं के जीवन में केवल वैश्यालयों को आप ख़त्म कर देंगे या उनमें सुविधाएं दे देंगे या आप उनको चिकित्सा दे देंगे, इससे उनके जीवन पर कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अंतर तब आएगा जब अहिल्या जैसी नायिकाएं गुरुओं के झूठे धार्मिक अनुष्ठानों और आडंबर पूर्ण विश्वासों को चुनौती देने का साहस रख पाएंगी, जब वो आगे बढ़कर ऐसे गुरुओं को जो उनकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जो उनके जीवन को नारकीय बना देते हैं, जो उन्हें अंधविश्वासों में धकेल देते हैं, जब तक उन पर प्रहार नहीं किया जाएगा, उनका विरोध नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक रूप से इनका परिवर्तन होना असंभव है। राजेंद्र यादव का उपन्यास है उखड़े हुए लोग। इस उपन्यास में पितृसत्तात्मक समाज में नारी के शोषण के विविध रूप हमें दिखाई देते हैं। देशबंधु धूर्त है, कामी है, लंपट है और व्यवसाय धर्मी व्यक्ति है। इस एक धूर्त व्यक्ति के कारण अनेक स्त्रियां अपनी अस्मिता के साथ समझौते करती हैं। विडंबना है कि ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति हमारे विश्वास, हमारी अस्मिता के साथ खेल रहा है, वे उसका विरोध करने का साहस नहीं कर पाती हैं। उनकी ये विवशता है कि वो अपना सब कुछ खोकर भी, सब कुछ न्यौछावर करने पर भी किसी ना किसी मजबूरी के तहत चुप रहने के लिए विवश हैं, बाध्य हैं। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास अलग अलग वैतरणी, शैलूष, औरत, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, ये सभी उपन्यास ग्रामीण जीवन की सरल, सहज रूप में विश्वास कर लेने वाली भोली भाली स्त्रियों की व्यथा कथा को अनेक रूपों में उद्घाटित करते हैं। भीष्म साहनी ने कड़ियाँ और बसंती उपन्यासों में स्त्री जीवन के जटिल, उलझे हुए सामाजिक पक्षों को अपने पाठकों के सामने उभारा है। कड़ियाँ उपन्यास की कथा नायिका प्रमिला है। ये नायिका पुराने संस्कारों से युक्त है और इसीलिए अपने विषय में ना सोचकर अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को कहीं ऊपर चौबारे में बंद करके यह अपने बच्चों और पति की सेवा को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझती है। ऐसे में अपनी धर्मपरायणता के कारण प्रमिला रागात्मक संबंधों में भी उस ऊर्जा को अनुभव नहीं कर पाती जिससे उसके पति महेंद्र को ऐसा लगता है कि उनके संबंध अब रिक्त होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, उनमें वो गर्माहट नहीं है।
प्रेम नहीं है, संवेदना नहीं है। और इसलिए महेंद्र सुषमा नामक स्त्री के साथ अपने संबंध स्थापित कर लेता है। प्रमिला चाह कर भी अपनी दैहिक इच्छाओं को अपने पति के साथ साझा नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यदि मैंने अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी संवेदनाओं को खोलकर अपने पति से भी साझा किया तो वो मुझे चरित्रहीन, उल्टा, ना जाने क्या क्या समझने लगेंगे। विडंबना ये है कि महेंद्र सुषमा के साथ अपने संबंधों के प्रति संकुचित नहीं है, उसे कहीं भी अफसोस नहीं होता, वह इसे न्यायसंगत ठहराता है और प्रमिला को उसकी दृष्टि में गिराने के लिए वह प्रमिला के नारीत्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। साठोत्तरी उपन्यासों में साधारण मनुष्य की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। महादेवी वर्मा हो, नरेंद्र मेहता, कृष्णा सोपती, भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, राही मासूम रजा, भीष्म साहानी, कमलेश्वर, मनु भंडारी, ममता कालिया, गीतांजलि, ये सभी ऐसी उपन्यासकारों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों के केंद्र में नारी या नारी जीवन में घटित होने वाली विभिन्न समस्याओं को अपनी अपनी दृष्टि से उजागर किया है, उनका समाधान अंकित करने का प्रयास किया है। महादेवी वर्मा ने यद्यपि स्वतंत्र रूप से किसी औपन्यासिक कृति का सृजन नहीं किया है, तथापि श्रृंखला की कड़ियाँ और स्मृति की रेखाओं के माध्यम से उन्होंने नारी जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सूक्ष्मता, गहराई के साथ अपने पाठकों के साथ साझा किया है। नारी होने के कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी की समस्याओं की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक संदर्भों में वस्तुपरक जांच पड़ताल की है। महिला लेखन पुरुष लेखन से किस रूप में अलग है, यह प्रश्न हमारे मन में जब तक कौंधता रहता है, क्योंकि पुरुषों ने भी तो अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में नारी समस्याओं को उद्घाटित किया है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि हमें लगता है कि जो नारी चित्रण हमें पुरुष रचनाओं में दिखाई देता है, महिला रचनाकारों ने उससे इतर कुछ लिखा है। इसका उत्तर देते हुए एक स्थान पर महादेवी जी ने लिखा है कि पुरुष द्वारा नारी का चरित्र अधिक आदर्श हो सकता है, परंतु अधिक सत्य नहीं। विकृति के अधिक निकट पहुंच सकता है, परंतु यथार्थ के अधिक समीप नहीं। पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है, परंतु नारी के लिए अनुभव। अतः अपने जीवन का जितना सजीव चित्रण हम दे सकेंगे, वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरांत भी शायद ही दे पाए या सकेगा। मित्रों, इससे हमें समझ में आता है कि दूर से किसी चीज़ को जब हम देखते हैं को उसके विषय में अपनी राय देना एक अलग बात है, पर उस अनुभव को जीना और उसको जीने के बाद उसे शब्दों के माध्यम से लिपिबद्ध करना एक अलग ही संसार रचा जाता है। नारी क्योंकि उस शोषण को, उस अन्याय को, उस दुभाव को स्वयं देखती, समझती, सहती आई है, इसलिए वो अपने समाज,
अपने समाज की अन्य नारियां किस प्रकार का अनुभव कर सकती हैं, उस विशेष परिस्थितियों में वो कैसी दीनता, हीनता, पीड़ा, कुंठा, संत्रास को अनुभव करती हैं, इसका जैसा यथार्थ चित्र एक महिला कर सकती है, उतना पुरुष लेखक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा का सारा लेखन अनुमान पर केंद्रित होगा। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री के लिए हमेशा से दोयम व्यवहार रहा है। महादेवी की दृष्टि में यह अनुचित है और यही सबसे बड़ा असंतोष की भावना को जागृत करने वाला कारण है। और इसी दोयम व्यवहार के कारण उनके रचना कर्म को एक नई ऊर्जा मिली। उन्होंने लिखा, किसी भी पुरुष का कितना भी चारित्रिक पतन हो जाए, उसका सामाजिक अधिकार नहीं छीना जा सकता, उसे गृह जीवन से निर्वासित नहीं किया जा सकता, धर्म से लेकर राजनीति तक के क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचने का मार्ग नहीं रुकता। साधारणतः महान दुराचारी पुरुष भी परम सती के चरित्र का आलोचक ही नहीं, न्यायकर्ता भी बना रहता है। स्पष्ट है, जो खुद दुराचारी है, जो खुद अन्यायी है, जो खुद व्याभिचारी है, वो कैसे किसी स्त्री पर उंगली उठा सकता है, कैसे उसके चारित्र पर एक पूरा का पूरा लेख लिख सकता है। ये अधिकार उसको किसने दिया? ये अधिकार उसे सामाजिक पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था ने दिया, जहां वो खुद अन्यायी दोषी होने पर भी विभिन्न उच्च पदों पर आसीन रहता है, घर का स्वामी बना रहता है और अपने अधीन नारी को ना केवल समझता है, उसे अपने अधीन रहने के लिए विवश भी करता है। मनु भंडारी ने अपने उपन्यास आपका बंटी में तलाक की त्रासदी के मध्य अंतर्द्वंद्वों में जूझते शकुन और अजय के साथ ही उनके मध्य की इस दरार से उत्पन्न पीड़ा, तनाव, अकेलेपन को झेलते बंटी का भी मनोवैज्ञानिक अंकन किया है। शिक्षित, आत्मनिर्भर शकुन रूढ़िगत परंपराओं, मान्यताओं को अस्वीकार कर एक स्वतंत्र जीवन जीने की अभिलाषणी है। अजय उसमें परंपरागत नारी को ढूंढने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि पारंपरिक नारी की तरह शकुन उसमें परमेश्वर मानकर उसकी हर आज्ञा का पालन करे, किंतु शिक्षित, आत्मनिर्भर शकुन उसे पति नहीं सहगामी मान सकती है, सहयात्री मानने को तैयार है, किंतु उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करती। धीरे धीरे दोनों के मध्य तनाव बढ़ता जाता है और शकुन से संबंध विच्छेद कर अजय मीरा के साथ विवाह कर लेता है। जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब शकुन भी डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। इन सबके बीच बंटी पिसता है। बंटी ना मीरा को स्वीकार कर पाता है और ना डॉक्टर जोशी को। विभिन्न प्रकार से वो अपनी प्रतिक्रियाएं देने का प्रयास करता है, रूठता है, झींकता है, मारता है, रोता है, पर अपनी वेदना को समझा नहीं पाता और अंततः उसे हॉस्टल भेज दिया जाता है। इस उपन्यास में लेखिका ने पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के मध्य संघर्ष दिखाया है कि कैसे आज की नारी आंख बंद करके उन मूल्यों पर चलने के लिए तैयार नहीं होती जो उनके पूर्वजों ने उसे दिखाया था। मनु भंडारी लिखते हैं,
मैं नारी को उसकी घुटन से मुक्त करना चाहती हूँ, उसमें बोल्डनेस देखना चाहती हूँ। और देखिए, बोल्डनेस दृष्टि में होनी चाहिए, वर्णन में नहीं। आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार हैं, वो बोल्ड होने चाहिए। बोल्डनेस का मतलब कहीं भी नग्नता नहीं है। बोल्डनेस का मतलब कहीं भी अतिवादिता नहीं है, कहीं भी उच्च श्रृंखलता नहीं है। बोल्डनेस का मतलब है कि आप में तर्क करने की ये शक्ति होनी चाहिए कि आप गलत को गलत बोल सकें, आप अन्याय का विरोध कर सकें, आप अपने जीवन में अपने लिए मार्ग ढूंढ सकें और आप पुरुष को अपना सहगामी बना सकें। आप पुरुष से भी अपेक्षा ना करें कि वो आपके निर्णयों पर चले। दोनों स्वतंत्र रहते हुए भी एक समझौता करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं, इसकी कामना करनी चाहिए। मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास है अकेला पलाश। इस उपन्यास की नायिका तहमीना का स्वयं का जीवन असंतुष्टि से भरा हुआ है, अकेलेपन से भरा हुआ है, किंतु वह अपना दुख भूलकर अपने आस पड़ोस की महिलाओं के समस्याओं को न केवल सुनती है, समझने की कोशिश करती है और उनका समाधान भी निकालने का प्रयास करती है। धीरे धीरे अपने दुख पर भी वह काबू पाना सीख लेती है और साहस के साथ एक दिन एक नए जीवन को आरंभ करने की कोशिश करती है। नासिरा शर्मा का उपन्यास है ठीकरे की मंगनी। इस उपन्यास की कथा नायिका महरुख अपने समाज से संघर्ष करती है और अपने अत्याचारी पति से संबंध तोड़कर अपना अलग घर बना लेती है, जहां से उसे कोई धक्का देकर जरा जरा सी बात पर निकाल नहीं सकता है। जो उसका घर है, जिसकी स्वामिनी वह है, जहां वह जो चाहे रख सकती है, बना सकती है, जहां बैठकर वो अपने भविष्य के लिए सपने संजो सकती है। आज शायद हर नारी, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, अमीर हो, गरीब हो, उस घर की परिकल्पना करती है जिसे वो अपना कह सके। पर वर्तमान परिस्थितियों की भी ये विडंबना है कि स्त्री का कोई अपना घर नहीं होता। विवाह से पूर्व पिता का घर है, भाई का घर है, और विवाह के उपरांत पति और बेटे का घर है। इन सबके बीच में उसकी अवस्थिति क्या है, वो खुद क्या है, यही समझने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है और चिता तक भी उसको अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। उषा प्रेमवदा का उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। इस उपन्यास की नायिका सुषमा अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने के कारण विवाह की उम्र निकलने पर भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती। उसके जीवन में नील आता है, उम्र में छोटा है, उससे प्रेम करता है, विवाह करना चाहता है, और ऐसे में सोई हुई इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। किंतु जैसे ही वो अपने बारे में सोचती है, उसे अपने छोटे भाई बहन, अपने माता पिता याद आ जाते हैं और वो पुनः अपने प्रेम को तिलांजलि देकर उन्हीं कॉलेज के 55 खंभों और लाल दीवारों में अपने आप को समेट लेती है, जैसे वही उसका भूत, भविष्य और वर्तमान हो। सामाजिक पारिवारिक विषमताओं के मध्य अपने अंतर्द्वंद्वों से संघर्ष करते हुए वह नील को अपने जीवन से दूर चले जाने देती है और स्वयं को उन्हीं 55 खंभों और लाल दीवारों में कैद कर लेती है, जहां उसे निरंतर अकेलापन और घुटन का अनुभव होता है। उषा जी का ही दूसरा उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। इस उपन्यास में राधिका के जीवन में विभिन्न पड़ाव आते हैं, किंतु वे कहीं ठहरती नहीं है।
वो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, एक अनुभव से दूसरे अनुभव पर जाना चाहती है, उसे अनुभव करना चाहती है, समझना चाहती है। कह सकते हैं कि ठहराव उसके जीवन की नियति नहीं है। सौतेली माँ से सामंजस्य नहीं बिठा पाती और इसलिए वो डेन नामक व्यक्ति के साथ अमेरिका चली जाती है, किंतु ये संबंध भी बहुत दूर तक नहीं चल पाता और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली वापस आ जाती है। पुरुष की कमी या उनका साथ उसे मनीष और अक्षय के समीप लेकर आता है, किंतु किसी के साथ भी वो जब आत्मीय होने का प्रयास करती है तो कोई ना कोई क्षण ऐसा उपस्थित हो जाता है कि वो विवाह की डोर में नहीं बंध पाती। एक अंतर्द्वंद, एक बेचैनी, एक असंतोष उसे कहीं ना कहीं से आकर घेर लेते हैं। अंततः पिता के साथ भी उसका मनमुटाव होने लगता है और वो सब कुछ छोड़कर पुनः विदेश में जाकर बस जाती है। मृदला गर्ग का उपन्यास है कठगुलाब। इस उपन्यास के माध्यम से मृदला जी ने भारतीय और पाश्चात्य परिवेश में पली बड़ी स्त्रियों की आपस में तुलना करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि चाहे भारतीय परिदृश्य हो या पाश्चात्य संस्कृति, कहीं पर भी नारी को वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वो अधिकार नहीं हो। उपन्यास में स्मिता, मरियम, नर्मदा, असीमा, नीजा सभी अपनी अपनी दृष्टि से अपनी खोई हुई अस्मिता को पाने के लिए बेचैन हैं। लेखिका ने बताया है कि पुरुष शुरू से ही अधिकार भावना रखने का अभ्यस्त होता है और उसके अंदर बचपन से ही ये भावना बलवती कर दी जाती है कि वह जब चाहे जैसा चाहे स्त्री का शोषण कर सकता है। प्रभा खेतान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने अपने चेहरे, आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्तका नामक उपन्यासों के माध्यम से उस पुरुष वर्ग की कटु आलोचना की है जो स्त्री लेखन को कमजोर साबित करने का पुरजोर प्रयास करते रहते हैं। उनका मानना है कि वास्तव में नारीवाद का केंद्रीय मुद्दा है उन समस्याओं को अभिव्यक्त करना जिन्हें अब तक इतिहासकार केवल पुरुष संदर्भ में ही देखते रहने के अभ्यस्त हैं, जिनका परिणाम यह हुआ कि इतिहास और दर्शन द्वारा किए गए अन्याय का ठप्पा स्त्री चेतना पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। अगले वक्तव्य में हम प्रभा खेतान के उपन्यासों से अपनी बात को शुरू करके कृष्णा सोबती पर आएंगे और वहाँ कृष्णा सोबती के उपन्यासों के माध्यम से ये जानेंगे कि हम क्यों ये समझते हैं कि कृष्णा सोबती अपने उपन्यासों में अपने पूर्व की लेखिकाओं से अधिक बोल्ड दिखाई देती हैं। वो अपनी नायिकाओं को अपनी मानसिक जो उनके अंतर्द्वंद हैं, जो उनकी दैहिक इच्छाएं हैं, जो उनकी अभिलाषाएं हैं, कृष्णा जी की नायिकाएं उसे खुलकर अभिव्यक्त करती हैं। वो किसी संकोच का अनुभव नहीं करती हैं। उनका ये मानना है कि पुरुष के सदृश हमें भी जीने का उतना ही अधिकार है। अपने अगले वक्तव्य में हम कृष्णा सोबती पर विस्तार से चर्चा करते हुए ये जानेंगे कि उन्हों की उपन्यासों में स्त्री के किन रूपों को, किन समस्याओं को लेखिका ने उठाया है और उसका क्या समाधान अंकित किया है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा।